हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा। तो नीट एस्पिरेंट्स आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को भी बूस्ट अप करने के लिए वन शॉट रिवीजन सीरीज में आज का चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो बोर्ड के या एनसीईआरटी के आप कह लीजिए फेवरेट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इनको आप कंपल्सरी मस्ट है आपके लिए कि इन टॉपिक्स और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर से कर लीजिए। इसकी डिटेल वीडियो आपके चैनल बायोनिति आरआरजे पर आपको मिल जाएगी। तो एक सिंपल सी ट्रिक से आप सारी की सारी वायरल डिजीज याद रख सकते हैं। माँ एनी चिकन डिश को सीवियर प्रॉब्लम। माँ के एम से हो गया मम्स, एनी से एड्स, चिकन से चिकनगुनिया जो रिसेंटली ऐड किया गया है हमारे सिलेबस में। तो चिकनगुनिया यहाँ पे आप लिख सकते हैं। डिश है, डिश के डी से क्या हो जाएगा डेंगू। डेंगू एंड चिकनगुनिया आपको पता है अभी ऐड किए गए हैं। कॉज के सी से हो गया कॉमन कोल्ड। सीवियर के एस से स्मॉल पॉक्स। प्रॉब्लम में दो है, प्रॉब्लम के पी से तो बच्चों पोलियो हो जाएगा, पोलियो डिजीज, और एम से हो जाएगा मीजल्स। तो इन सिंपल वर्ड्स को यूज करके आप सारी की सारी वायरल डिजीजेस एक बार में याद कर सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज बात कर रहे हैं वन शॉट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। सो आप स्किप नहीं कर सकते। तो सबसे पहली जो बात आती है कि व्हाट इज डिजीज, व्हाट इज हेल्दी। तो सबसे पहले हेल्थ और डिजीज का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए बेटा। हेल्थ एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक स्टेट ऑफ फिजिकल रेस्ट है, और सोशल वेलबींग है। तो कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज हेल्थ। क्लियर बच्चे, याद रह जाएगा। तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, चाहे वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो इन्फेक्शंस हैं, या जब इसको हम कह सकते हैं कि वीक इम्यूनिटी, वीक इम्यूनिटी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इम्यून सिस्टम अगर हमारा वीक है, एंड चेंज लाइफस्टाइल्स, जंक फूड है, अनहेल्दी फूड है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, योगा, इन सबको अगर हम मिस करते हैं तो भी इट कैन कॉज सीवियर प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, चलिए। ये कंडीशंस हैं विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड हेल्थ। चाहे वो रेगुलर एक्सरसाइज की बात हो, पर्सनल हाइजीन है, सोशल हाइजीन है, बैलेंस डाइट, वेक्टर का कंट्रोल, हाइजेनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, और जितना भी आप ऐड करना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स आप इसमें अपने लोकेलिटी, अपने एरिया के हिसाब से भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये प्रिवेंटिव मेजर्स में एक तरह से वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो माइंड है जो बच्चों हमारा, वो अफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को दो तरह से। एंडोक्राइन रेगुलेशन भी होता है और न्यूरल रेगुलेशन भी होता है। और जब माइंड हमारा अफेक्ट कर रहा है तो हमारी हेल्थ भी अफेक्ट होगी। तो अभी तो मैंने बताया था कि वीक इम्यून सिस्टम कैन कॉज पुअर हेल्थ। तो जब किसी बॉडी के किसी पार्ट में, ऑर्गन में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा, डिसईज। डिस का मतलब डिस्टरबेंस, एंड ईज का मतलब इजीली। तो जो चीज इजीली नहीं हो पा रही है हमारी बॉडी की, दैट कंडीशन इज नोन एज डिजीज। तो इसका सबसे पहला एक आइडिया, एक कंसेप्ट दिया गुड गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस। हिपोक्रेटस ने इंडियन आयुर्वेद सिस्टम में भी इसका रेफरेंस मिलता है कि उन्होंने कहा कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड जिसका बैलेंस होना बहुत सारे ह्यूमर्स, ह्यूमर्स का मतलब यहाँ पे है बेटा बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है। तो दो तरह के बाइल्स बताए उन्होंने। येलो बाइल जो हॉट पर्सनैलिटी वाले लोग हैं जिनको फीवर होता है, राइट। और दूसरा ब्लैक बाइल, जिनमें ब्लैक बाइल जिसमें क्या होगा, बताओ फटाफट। उसका अपोजिट क्या होगा, हॉट का अपोजिट क्या होगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इज नोन एज फादर ऑफ फिजियोलॉजी ऑल्सो। उन्होंने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को डेमोन्स्ट्रेट किया, उनको मेजर किया थर्मोमीटर की हेल्प से, और ये ब्लैक बाइल और येलो बाइल का कंसेप्ट डेवलप हुआ। अब डिजीज कोजिंग एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं जिनको पैथोजेंस कहते हैं बेटा। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एलिमेंट्स, ये सारे के सारे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। देन डेफिशिएंसी, किसी मिनरल की, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। मैकेनिकल वेक्टर्स हो सकते हैं जो एक डिजीज पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन तक वो
डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं, या फिर फिजिकल और केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा ग्रुप है पैथोजेंस का। वायरल, बैक्टीरियल। वायरल में आपको पता है अभी रिसेंटली क्या क्या ऐड किया गया है, बताओ फटाफट। वायरल में दो चीजें मेनली ऐड की गई हैं, चिकनगुनिया एंड दूसरा क्या ऐड किया गया है, डेंगू, डेंगू फीवर। बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फंजाई, रिकेटेशिया, worms and mites, मतलब a lot of pathogens causes different type of diseases in human beings, but हम उनको पहले क्लासिफाई करेंगे कितने टाइप के डिजीज होते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, कम्युनिकेबल जो स्प्रेड होते हैं, एक डिजीज पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल, जिनको हम नॉन इन्फेक्टियस डिजीज भी कहते हैं, वो स्प्रेड नहीं होते। एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, जिनको हम कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट भी कहते हैं। आपने सुना होगा, अरे भाई इस बच्चे के तो जन्म से दिल में छेद है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को क्या कहते हैं, कंजेनाइटल इफेक्ट या डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो स्प्रेड होते हैं तो कम्युनिकेबल, नहीं होते हैं तो नॉन कम्युनिकेबल। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जो बाय बर्थ होते हैं, एबनॉर्मेलिटी की वजह से, मेल फंक्शनिंग की वजह से होते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम। तो एक एक करके हम मेन मेन जो हमारे सिलेबस में है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है टाइफाइड। इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर। इसका दूसरा नाम है एंटेरिक फीवर बेटा। तो आपको चार पैरामीटर्स पे इसको डिस्कस करना है। पहला, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, यह वैक्सीन कोई अवेलेबल है तो साल्मोनेला टाइफी इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। सीओ से भी आप इसको लिख सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और वहां से माइग्रेट कर जाता है दूसरे बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को थ्रू ब्लड। सिम्टम्स क्या है इसके, सबसे प्रोमिनेंट जो फीचर सिम्टम है बच्चों, दैट इज फीवर, उसके बाद स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड इंटेस्टाइनल प्रोलिफरेशन, जिससे कि डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये फीचर्स या ये सिम्टम्स आप देख सकते हैं। देन उसके बाद आती है कि इसका ट्रीटमेंट करें, कैसे करें, डायग्नोसिस कैसे हो। तो विडाल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विडाल टेस्ट किया जाता है कंफर्मेशन के लिए, और एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये दो टेस्ट नॉर्मली किए जाते हैं। जिस ये एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है, जबकि विडाल टेस्ट नॉन एंटीबॉडी बेस्ड। चलिए जी, अब ये क्लासिकल एक एग्जांपल आपको याद रखना है कि कैसे कैरियर कैन बी मोर डेंजरस। एक लेडी थी मैरी मेलन, जिसको टाइफाइड मैरी भी कहा जाता है। शी वाज ए कुक। तो उनमें क्योंकि कैरियर्स में सिम्टम्स नहीं होते, तो उनमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता था टाइफाइड का। बट एज शी वाज ए कुक, तो वो रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, वहां पे रोज खाना बनाती थी और वो हजारों लोग खाते थे। तो शी वाज कैरियर ऑफ टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, इसलिए उनको क्या क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैरियर मैरी, टाइफाइड मैरी उनको कहा जाता है। तो ये एक एग्जांपल आपको याद रखना है। सेकंड डिजीज जो है दैट इज न्यूमोनिया। इट इज कॉज्ड बाय, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, है ना, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ जाता है। शेयरिंग ऑफ ग्लासेस यूटेंसिल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, उससे भी ट्रांसमिट हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, फीवर परसिस्ट कर सकता है, कफ एंड लिप्स एंड फिंगरनेल्स टर्न ग्रेइश टू ब्लू कलर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिप्स एंड फिंगरनेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर। याद रखना है बेटा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, तीसरा है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, ये वायरल डिजीज में आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी डिजीज किस टाइप की है। तो वायरल इन्फेक्शन है नोज का, थ्रोट का, राइनो वायरस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। एंड एवरीवन हम कभी ना कभी इस इन्फेक्शन से अफेक्टेड हुए होंगे। तो इसका भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, स्नीजिंग और कफिंग के थ्रू, या जो पेशेंट उसके कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यूज करने से हो सकता है। सिम्टम्स आप सबको पता है क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, फीवर, सोर थ्रोट, टायर्डनेस एंड कफ, दीज आर द प्रोमिनेंट सिम्टम्स। ठीक है बच्चे, याद रहेगा आपको। चलिए अमीबायोसिस। अमीबायोसिस किसकी वजह से होता है,
बताओ। अच्छा चलो, इसके अलावा भी कुछ और डिजीज हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे अगर मैं बैक्टीरियल डिजीज की बात करूं, तो बैक्टीरियल डिजीज और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि पहले हमने बैक्टीरियल डिजीज से स्टार्ट किया, तो उसमें डिप्थीरिया हो सकता है, प्लेग हो सकता है, टिटनस एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कॉमनली टीबी कहते हैं। इसी तरह से जो वायरल डिजीजेज हैं उनमें कौन कौन सी प्रोमिनेंट है, तो डेंगू एंड चिकनगुनिया तो है ही है, ये तो दो न्यू एडिशंस हैं। इसके अलावा पोलियो, कॉमन कोल्ड ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, और मम्स एंड मीजल्स, ठीक है। ये आरएनए वायरस से होता है, मम्स इज कॉज्ड बाय आरएनए वायरस, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस कॉजेज मम्स, और ये मीजल्स होता है रूबेला वायरस से। आप में से कितनों लोगों को पता है कि डेंगू का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? व्हाट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर डेंगू? फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस। एंड चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय अल्फा वायरस। पोलियो का पोलियोमिस्टिस या पोलियो वायरस उसको कहते हैं, ये भी आरएनए वायरस है। पोलियो का वायरस भी आरएनए वायरस होता है, ठीक है। तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है, दो नए एडिशन है, ठीक है। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो की बाइट से होता है। अब वापस से हम उस पे आते हैं, कॉमन कोल्ड के बाद एस्कैरियासिस। अब एस्कैरियासिस कौन सी बीमारी होगी, ये किससे होती है एस्कैरियासिस? एस्कैरियासिस इज हेलमेंथ डिजीज, हेलमेंथ डिजीज, ठीक है। तो हेलमेंथ डिजीज में क्या किया जाता है, एक तो आ जाएगा आपका एस्कैरियासिस, एक आ जाएगा आपका फिलेरियासिस। तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस, ये आपने 11th क्लास में क्लासिफिकेशन में पढ़ा है ना। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको पता चल गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सोयल वाटर कंटामिनेटेड विथ फीकल मैटर, जहां पे उसके एग्स जो है पैरासाइट का इंटरेक्ट करते हैं। सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन होता है, इंटरनल ब्लीडिंग में अगर एस्कैरिसिस को कॉमनली, सॉरी, जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडस उसको कॉमनली राउंड वॉर्म कहा जाता है, इट इज नोन एज राउंड वॉर्म। तो इन्फेक्शन अकर थ्रू एक्स ऑफ पैरासाइट, जो फीकल मैटर के थ्रू आ जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, फिर वो कंटामिनेट कर देंगे वाटर को और सॉइल को, और जो इन्फेक्शन है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में पहुंच जाएगा थ्रू कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वाटर, ठीक। देन फिलेरियासिस, और इट इज आल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, इसकी वजह से होता है, ये कंडीशन हो जाती है ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ नोड्स, blockage of lymphatic vessels, lymph nodes occurs especially in lower limbs। तो विचरेरिया बैंक्रफ्टी एंड विचरेरिया मेलाई, इनको फिलेरियल वॉर्म्स भी कहा जाता है। ये अगर आप इसकी मैं एग्जाम में रिपीटेशन की फ्रीक्वेंसी बताऊं ना, तो नीट में पिछले 4 साल में 20, 21, 23 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट से होता है। तो सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट है, लिम्फेटिक वेसल्स की ब्लॉकेज हो जाती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जहाँ पे ये सालों साल पड़े रहते हैं, और लिम्ब और जेनिटल ऑर्गन्स डिफॉर्म्ड हो जाते हैं इसकी वजह से। तो ये दोनों हेलमेंथर डिजीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये क्या है बताओ, ये क्या है, क्यों है, मलेरिया। अब 99% लोगों को अगर मैं पूछूं मलेरिया कोज्ड बाय, तो सब क्या बोलेंगे, फीमेल एनाफिलीज, है ना। 99% लोग यही कहते हैं फीमेल एनाफिलीज कॉजेज मॉस्किटो, जो बिल्कुल गलत बात है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज प्लाज्मोडियम स्पीशीज, 4 स्पीशीज कॉमनली हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरी, फेल्सीपेरम, जो जिनमें से 3 इंडिया में मिलती हैं, और चौथी जो है प्लाज्मोडियम ओवेली, फोर्थ वन इज प्लाज्मोडियम ओवेली, ठीक है, याद रहेगा बेटा।
बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिलीज, इट इज अ कैरियर, वेक्टर है ये, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो डिजीज कोज करता है, वेक्टर का मतलब होता है जो उसको लेके जाता है, पोस्टमैन की तरह काम करता है कि हेल्दी पर्सन सॉरी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक लेके जाएगा। याद रहेगा आपको। इन्फेक्टियस स्टेज ये भी कई बार पूछा जाता है, इन्फेक्टियस स्टेज कौन सी होती है, दैट इज स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स आर इन्फेक्टियस स्टेज। सिम्टम्स, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ठंड लगती है उसके बाद जो फीवर आता है मलेरिया के केस में वो किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू हिमोजोइन ग्रैन्यूल्स, हिमोजोइन ग्रैन्यूल्स रिकरिंग फीवर कॉज करते हैं। तो मलेरियल लाइफ साइकिल आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है, आपको अच्छे से पढ़नी है। देखिए, इट इज ए डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म। कौन है डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मोडियम। डाइजेनिक का मतलब जो अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है उसको हम कहते हैं डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म। याद रहेगा बेटा। तो दो होस्ट कौन कौन से हो गए, एक तो होस्ट कौन हो गया, एक होस्ट कौन हो गया ह्यूमन बीइंग, दूसरा कौन हो गया फीमेल मॉस्किटो, दो होस्ट हैं। तो जो इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज मींस स्पोरोजोइट्स, ये एस्केप कर जाते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, कहां पहुंच जाएंगे, स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। ठीक है। अब मॉस्किटो बाइट कर रहा है ह्यूमन बीइंग को फर्स्ट टाइम, तो जो इन्फेक्टिव स्टेज थी स्पोरोजोइट वो कहां एंटर कर गए, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कहां पे, लीवर में एंटर कर गए, लीवर में आ गए ह्यूमन बीइंग्स के। ठीक है। लीवर में ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और जब फुल कैपेसिटी तक मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो रप्चरिंग हो जाती है और ये एंटर कर जाते हैं इनटू आरबीसीज। आरबीसीज में एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं एंड दे पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अमीबॉइड स्टेज, सिग्नेटरिंग स्टेज, है ना, डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू ये पास होते हैं। और वहां पे जो आरबीसीज हैं वो हिमोजोइन ग्रैन्यूल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ठंड लगती है और रिकरेंट फीवर आता है एंड गेमेटोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन आरबीसी इटसेल्फ। तो ये सारे की सारी स्टेजेस ह्यूमन बीइंग्स में हो रही है, आरबीसी में हो रही है, तो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल भी कहते हैं इसको। नाउ अगेन मॉस्किटो बाइट, फीमेल एनाफिलीज बाइट करती है ह्यूमन बीइंग को जिसमें गेमेटोसाइट्स प्रेजेंट है, तो ब्लड के साथ वो गेमेटोसाइट एंटर कर जाते हैं फीमेल मॉस्किटो में, जहां पे फर्टिलाइजेशन करते हैं मॉस्किटो की गट के साथ, अपने आप को अटैच कर लेते हैं और ये स्टेज कहलाती है उकाइनेट की फॉर्मेशन कर देते हैं, उकाइनेट बन जाता है, इसका साइज बढ़ता जाता है एंड फाइनली ये स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इन दिस वे लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड। तो मॉस्किटो होस्ट में क्या क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फीमेल मॉस्किटो, स्पोरोजोइट्स कहां प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल मॉस्किटो में। ह्यूमन होस्ट में क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, गेमेटोसाइट्स कहां प्रोड्यूस होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है बेटा, याद रहेगा ये सारा आपको। चलिए उसके बाद एक और मैं पहले, अच्छा जो प्लाज्मोडियम है सॉरी जो मलेरिया कैसी डिजीज है, प्रोटोजोन डिजीज है। तो एक और प्रोटोजोन डिजीज के बारे में बताता हूँ आपको मलेरिया के अलावा, दैट इज बताओ कौन सी आपके सिलेबस में मलेरिया के अलावा प्रोटोजोन डिजीज, अमीबायोसिस, जिसको अमीबोइक डिसेंट्री भी कहा जाता है। इट इज कॉज्ड बाय पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका इसको कॉज करता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता चल गया, प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कहां पे प्रेजेंट होता है, इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सिम्टम्स की बात करें तो एब्डोमिनल पेन, फीकल फेसेस विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, ये कॉमन फीचर्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। कैरियर कौन है इसका, कैरियर ऑफ अमीबायोसिस इज हाउस फ्लाई, कैरियर इज हाउस फ्लाई।
कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू इसका इन्फेक्शन होता है। और एक और अगर आप याद रख पाए तो काला आजार इज ऑल्सो ए प्रोटोजोन डिजीज, जिसको दमदम फीवर भी कहा जाता है। काला आजार और दमदम फीवर, इट इज कोज्ड बाय लेशमैनिया डोनोवनी। लेशमैनिया डोनोवनी कोजेस दमदम फीवर या काला आजार, लेशमैनियासिस इसको कहा जाता है। तो ये बात होगी। इसके बाद डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कैसे डिजीज है बोलो, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, डिप्थीरिया कैसे डिजीज है बोलो फटाफट। बैक्टीरियल है, ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कफिंग स्नीजिंग के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। और ये कॉमन सिम्टम्स, ठीक है, कि क्या क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, सोर थ्रोट हो जाएगा, चिल्स, रनिंग नोज, ये सारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं। सोलन लिम्फ नोड्स हो सकती है इसके केस में। टिटनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, टिटनस कैसी डिजीज है, ये भी कैसी है, बैक्टीरियल डिजीज है। इसलिए मैंने आपको एक ओवरव्यू स्टार्टिंग में दे दिया था। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। कंटामिनेटेड वुंड्स के थ्रू, बर्न्स के थ्रू, हमारे बॉडी में कई बार जो कट लग जाता है उसके थ्रू ये एंटर कर जाता है। तो पेनफुल मस्कुलर स्पाम, लॉक जॉ, ठीक है। तो सॉइल से ये डायरेक्ट एंटर करता है, सॉइल से एंट्री हो जाती है डायरेक्ट, जो स्पोर्स होते हैं वो डायरेक्ट एंटर कर जाते हैं। या फिर एनिमल और ह्यूमन की एक्सक्रीटा से भी इसकी एंट्री हो सकती है बॉडी में। पोलियो वायरस, पोलियोमिस्टिस, पोलियो वायरस, अगेन इट इज अ वायरल डिजीज। पोलियो वायरस से होता है। पोलियो कैसा है, आरएनए वायरस है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के लिए। तो पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बहुत वाइडली हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ, फॉलो किया गया, है ना। और ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है उसके लिए, टू किड्स अंडर 5 ईयर ऑफ एज। याद रहेगा ये भी आपको। ये भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। ये क्या करता है, ये देखिए, लिम्स को अफेक्ट करता है, नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है स्पाइनल कॉर्ड में, उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। इन्फ्लुएंजा, कॉमनली फ्लू भी कहते हैं इसको, इन्फ्लुएंजा को कॉमनली फ्लू भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, मस्कुलर एक फीवर, रनिंग नोज, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। आपको यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन ध्यान रखना है। सिम्टम्स कॉमन से हैं, कोई स्पेशलाइज इसमें नहीं होते। तो ये डेंगू और चिकनगुनिया, ये स्लाइड थोड़ी क्लियर नहीं है, जो अभी रिसेंटली ऐड किए गए हैं उसके सिम्टम्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, चिकनगुनिया का बता चुका हूँ। जॉइंट पेन होता है इन आर्म्स एंड लेग्स। सो दीज आर, हाँ, वन मोर थिंग इज देयर, फंगल इन्फेक्शंस। फंगल इन्फेक्शंस की हमने बात नहीं करी अभी तक, हमने फंगल इन्फेक्शंस या फंगल डिजीजेस, जिसमें आता है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म इज अ स्किन डिजीज। अब इट इज कॉज्ड बाय फंगस का जो जेनेरा है, 3 जेनेरा है मेनली। माइक्रोस्पोरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। ये 3 जेनेरा है फंगस के, जिसकी वजह से ये होता है। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं, रिंगवॉर्म के सिम्टम्स की बात करूं, तो ड्राई स्केली लेजन्स हो जाते हैं इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, स्किन पे, नेल्स पे, स्काल पे, और उसमें इंटेंस ईचिंग होती है। कंटामिनेशन अकर्स बाय soil, using utensil or clothes of infected person. Heat and moisture help these fungi to grow in skin folds or grow in between the toes. ठीक है, तो ये कॉमन डिजीजेज हैं जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं बच्चों। इनमें से कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार मुझे बताइए। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं।
इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम में प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड टिश्यूज, वेरियस टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड एंड वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनिटी हम बात करेंगे। तो इम्यूनिटी क्या होती है? आप में से किसी को पता हो तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट इज इम्यूनिटी? ये एबिलिटी है हमारी बॉडी की, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी की एबिलिटी, वो क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स में मेनली क्या क्या आ जाते हैं हमारे? बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड। बोन मैरो में सारी की सारी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। बी सेल्स की मैच्योरेशन यहाँ पे होती है। बी सेल्स आर मेन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, है ना? तो उनकी फॉर्मेशन यहीं पे होती है। थाइमस ग्लैंड दूसरा ग्लैंड है जो ट्रैकिया और स्टर्नम के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे टी सेल की मैच्योरेशन होती है, क्योंकि इनिशियली सारी की सारी सेल कैसी होती है? बी सेल्स। अगर वहीं पे बोन मैरो में ही प्रोडक्शन हुआ और वहीं पे मैच्योरेशन हो गया तो वो बी सेल होगी। लेकिन कुछ सेल्स बोन मैरो में प्रोड्यूस होने के बाद माइग्रेट कर जाती हैं टू थाइमस और वहां पे उनकी मैच्योरेशन होती है, देन दे आर नोन एज टी सेल्स। तो टी सेल्स की मैच्योरेशन यहाँ पे होगी थाइमस ग्लैंड में। अब एज के साथ साथ इसका साइज बढ़ता है। बर्थ के टाइम में लार्ज साइज होता है, प्यूबर्टी तक आते आते इसका साइज रिड्यूस हो जाता है। ये स्पेशलिटी कह सकते हैं आप। इसके अलावा लिम्फ नोड्स, ये बी और टी सेल्स में जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। दे ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंटीजन, जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। स्प्लीन इज अनदर लिम्फोइड ऑर्गन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के एग्जांपल आपको बताने हैं, नाम आपको बताने हैं, बताओ। तो स्प्लीन, लिम्फ नोड जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, टॉन्सिल्स जो आगे हम डिस्कस करेंगे, पेयर्स पैचेस, ये सारे क्या है बच्चों? दीज आर ऑल सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी कौन से हो गए? प्राइमरी में दो हमने बात करी है शुरू में, क्या? थाइमस एंड बोन मैरो, दे आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो स्प्लीन में, स्प्लीन जो है एक रिजर्वोयर की तरह काम करता है आरबीसी का फिटस में, एंड इट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ये बाकी हो गए टॉन्सिल एंड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको हम मोल्ट कहते हैं। मोल्ट 50% बनाता है लिम्फोइड टिश्यूज का, ठीक। तो दीज आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? चलिए, तो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, अब उसकी बात कर लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले दिमाग में जो बात आती है किसी भी बच्चे के, दैट इज, क्या बात आती है? बताओ कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड। इनेट का मतलब होती है बाय बर्थ, इनेट मीन्स बाय बर्थ, सिंपल वर्ड्स में। एक्वायर्ड, गेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ड्यूरिंग लाइफ जर्नी, लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन में जो गेन करता है वो एक्वायर्ड है, और जो बाय बर्थ होती है दैट इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी क्योंकि बाय बर्थ है तो बच्चों ये है नॉन स्पेसिफिक, लेकिन ये लाइफ टाइम में हमने गेन करी है तो ये स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी टू डेवलप दिस इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से बैरियर्स हैं? पहला फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइनिन, चार तरह के बैरियर्स होते हैं। तो फिजिकल बैरियर्स में आ जाते हैं स्किन, विच इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज स्किन। उसके अलावा म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की है, चाहे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की है, चाहे वो यूरिनोजेनाइडल ट्रैक की है, ठीक है। ये सारे के सारे, ये सारे फिजिकल बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं। सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आ जाते हैं लाइसोजाइम्स, जो हमारे टीयर्स में भी प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन टीयर्स। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, सलाइवा, सीबम। टीयर्स में वही मैंने बताया लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है जो एंटीबैक्टीरियल है।
तो ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेलुलर बैरियर, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच आर फैगोसाइटिक इन नेचर, जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंटीजन्स को। तो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, चाहे वो WBCs हैं जिसमें इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स आ जाती हैं, चाहे वो मैक्रोफेजेस हैं, चाहे वो नेचुरल किलर सेल्स की फॉर्म में, ठीक है। एंड साइटोकाइनिन बैरियर्स। अब जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट या रिलीज, जो भी आप लिखना चाहें बोलना चाहें, सिक्रीट्स स्पेशल प्रोटीन्स and these proteins are known as interferons. They protect a non-infected cell from the viral infection. जो अभी तक डैमेज नहीं है, जिनको अभी तक इन्फेक्शन नहीं है, उन सेल्स को बचा लेंगे। तो these are the 4 type of barriers, checkpoints present in innate immunity. ठीक है, इन्हीं को हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है। फिजिकल और केमिकल बैरियर्स की बात हो, चाहे वो सेलुलर बैरियर्स की बात है जिसमें नेचुरल किलर सेल्स हैं, फैगोसाइटिक सेल्स हैं, एंड दिस इज अ समरी। स्किन, उसकी सिक्रेशंस, ओरल कैविटी, उसकी सिक्रेशन, स्टमक, उसकी सिक्रेशन, ये सारी किस में आ जाती हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आ जाती हैं। सारी की सारी किस में आ रही हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में। ठीक है बेटा। नॉर्मल फ्लोरा जो हमारे आसपास का है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें, ठीक, वो भी प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की स्पेशलिटी क्या होती है? हमने इनेट इम्यूनिटी की तो बात कर ली, बाय बर्थ इम्यूनिटी की तो हमने बात कर ली, है ना। तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी बताओ? बोलो सबसे पहले। स्पेसिफिसिटी। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस आर स्पेसिफिक इन नेचर, कि एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन के लिए स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज ही काम करती है। दूसरा, मेमोरी, कि जब कोई एंटीजन पहली बार एंटर करता है तो वो ज्यादा टाइम लेता है, एंटीबॉडी ज्यादा टाइम लेती है उसको डिस्ट्रॉय करने में, है ना। तो वो क्या कहलाता है? प्राइमरी रेस्पॉन्स। लेकिन सेम एंटीजन अगर बॉडी में दोबारा से एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसको डिस्ट्रॉय करने में कम टाइम लगाती है। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रेस्पॉन्स। कि भाई हमारे घर में कोई डॉगी है और कोई आदमी पहली बार आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करने में वो टाइम लगाता है। लेकिन सेम इंसान अगर दूसरी बार आता है तो वो जल्दी उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो वो भी तो हमारे घर का एक सिक्योरिटी या एंटीबॉडी या उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला एजेंट हो गया ना एक तरह से, ठीक है ना। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, कि जो हमारी इम्यूनिटी है, जो स्पेशल टाइप की सेल की वजह से डेवलप हो रही है, वो डिफरेंशिएट कर सकती है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, की ये हमारी बॉडी की सेल्स है, ये हमारी बॉडी की सेल्स नहीं है। तो जो हमारी बॉडी की सेल्स नहीं है वो एंटीजन की तरह उसको ट्रीट करता है, ठीक है ना। एंड डाइवर्सिटी, कि बहुत लार्ज नंबर के टाइप के फॉरेन मॉलिक्यूल्स को, एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, ठीक है। जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा वो फास्ट होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा। तो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्सेज हैं, दोनों के दोनों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्सेज बोथ आर, दोनों के दोनों जो रेस्पॉन्सेज हैं आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? टू स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, टू स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? बी सेल्स एंड टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना बच्चों। बी और टी लिम्फोसाइट की हेल्प से होता है। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? स्पेशल टाइप के प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं टू डिस्ट्रॉय एंटीजन्स, जिनको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। याद रखना, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय बी सेल्स ओनली। टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बट ये हेल्प करती हैं। दे हेल्प, किसको हेल्प? बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो भी फर्दर टू टाइप की हो सकती है।
एक्वायर्ड एक्टिव और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव दो टाइप की हो सकती है बेटा, याद रहेगा। चलें आगे। अब जो एक्वायर्ड में हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, जिसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड या सेल्फ मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो बी सेल से जो प्रोड्यूस हुई वो तो क्या हो जाएगी, ह्यूमरल मेडिएटेड, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बताया मैंने, इट इज ड्यू टू बी सेल्स, बीटा लिम्फोसाइट्स, जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं व्हेन एक्सपोज्ड टू ए पर्टिकुलर एंटीजन। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये फ्लो करती है ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में, और न्यूट्रलाइज कर देती हैं एंटीजन को। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कहाँ बैठी रहती हैं, दे रिजाइड इन लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, और वहां से ब्लड और लिम्फ में सर्कुलेट करती हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को और क्लोनल सिलेक्शन करते हैं। क्लोनल सिलेक्शन क्या कि एक से दो, दो से चार, मतलब अपनी कॉपीज बना देती हैं, अपने क्लोन्स बना देती हैं। सो ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। क्लोनल एक्सपेंशन से क्या है, प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस होंगी और मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होंगी। प्लाज्मा सेल्स यूटिलाइज हो जाएंगी, मेमोरी सेल्स उस एनकाउंटर को याद रखेंगी और उसी से फिर दोबारा से प्लाज्मा सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चे। अब दूसरी टाइप की क्या होगी, सॉरी नोट दिस वन, हम बात करते हैं अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जिसको हम सीएमआई कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये क्या करती है, दिस इम्यूनिटी अकर्स ड्यू टू टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स के जैसे प्रोड्यूस होती है, जो कहाँ मैच्योर होती हैं, थाइमस में। तो प्रोडक्शन सबकी बोन मैरो में हुई थी, इनके मैच्योरेशन थाइमस में हुई, तो ये क्या हो गई, टी सेल्स। तो आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग, टिश्यू मैचिंग, वो किस वजह, उसके बाद भी रिजेक्शन हो जाता है, ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। क्यों, क्योंकि टी सेल्स में एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन, मैंने बताया था ना फीचर्स में, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ की हमारी मेरी बॉडी की सेल्स हैं और ये बॉडी से बाहर की सेल्स है, तो उनके बीच में डिफरेंशिएट वो कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए तो उसकी वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप हुई वो क्या कहलाती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसलिए जो पेशेंट्स हैं जिनमें ग्राफ्ट होता है उनको क्या लेना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेसेंट लेने पड़ते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट पूरी लाइफ, अदरवाइज वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे उसके पास। ठीक है बेटा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें एंटीबॉडी की, इट इज नोन एज H2L2, क्या कहते हैं बेटा इसको, H2L2, बिकॉज इट हैज टू हैवी चेन्स एंड टू लाइट चेन्स, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, या इसको क्या कहते हैं, H2L2। तो एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज आर स्पेशल प्रोटीन जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। कब प्रोड्यूस होंगी और कहां पे प्रोड्यूस होंगी, जब एंटीजन की एंट्री होगी हमारी बॉडी में, तो दीज आर प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स, बीटा लिम्फोसाइट्स इनको प्रोड्यूस करती हैं। तो चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं, दो हैवी चेन्स, दोनों की दोनों आइडेंटिकल, दीज आर टू हैवी चेन्स, टू आइडेंटिकल लाइट चेन्स, दीज आर लाइट चेन्स। अब इसमें जो सी और वी है, इट स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट रीजन एंड वेरिएबल रीजन, सी फॉर कांस्टेंट एंड वी फॉर वेरिएबल, राइट। एंड हैवी एंड लाइट चेन्स आर जॉइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, कांस्टेंट रीजन एंड वेरिएबल रीजंस। क्लियर। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर जो है किसी भी एंटीबॉडी की, इम्यूनोग्लोबुलिन की, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होगी। ठीक है, देयर आर डिफरेंट क्लासेस। अब मैकेनिज्म कैसे है, कैसे कोई एंटीबॉडी काम करती है, देखिए सबसे पहले होगा प्रेसिपिटेशन, सबसे पहले रिएक्शन क्या कहलाएगी बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि जो सोल्यूबल पैथोजन है वो इनसोल्यूबल हो जाएगा और प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देगा। उसके बाद एग्लूटिनेशन हो जाएगा माइक्रोब का, कि जो सेलुलर पैथोजेंस है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, क्लंपिंग हो जाएगी जिससे रिमूवल आसान हो जाए। एंड थर्ड वन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, एंटीबॉडीज जो पैथोजेनिक एरियाज हैं, एक्सोटॉक्सिन्स के एरियाज हैं, वहां पे
ऑक्यूलेट हो जाएंगे। तो 3 स्टेप में होता है, या आप ओवरऑल कहना चाहें तो 4 स्टेप होते हैं। पहला एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन के बाद सेकंड स्टेप विल बी प्रेसिपिटेशन, देन एग्लूटिनेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। इन 4 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फाइनली जब न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, आफ्टर दैट इट अंडरगोज इन्फ्लेमेशन, जिससे कि इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस फास्टन हो जाएंगे, ट्रिगर हो जाएंगे बॉडी के अंदर, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो सेल का लाइसिस कर देगा, फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, या सेल का लाइसिस हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एंटीबॉडीज, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करी वो कॉमन है सबके लिए। तो आईजीजी जो 75 टू 80% बनाता है बेटा, 75 to 80% of the total antibodies, and these are the antibodies which can cross the placental membrane, या प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। तो मदर से फीटस में जो इम्यूनोग्लोबुलिन जाती है, एंटीबॉडीज जाती है, वो कौन सी है? आईजीजी। ठीक है, ये बाइंड करती है पैथोजन से, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और फैगोसाइटोसिस को फास्ट कर देती है। सेकंड वन आर आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, इनका फंक्शन की बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, क्लम्प सेल्स करती हैं। उसके अलावा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कहां पे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस इन एबीओ ब्लड सिस्टम, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। आईजीए इट इज फाउंड इन कोलोस्ट्रम, जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, ये प्रेजेंट होता है सलाइवा में भी। तो ये जो इनिशियल एंटीबॉडी जो इम्यूनिटी है बच्चे को, इसलिए कहते हैं ना कि कोलोस्ट्रम से मिलता है, मदर के मिल्क से मिलता है। आईजीडी दे आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रेस्पॉन्सेस, एंड IgE is involved in allergic responses, yes, and IgD they are active in what you say lymphocytic activity, lymphocytic activity के लिए responsible. So these are the major type of antibodies and their functions and where they are present in the body. अब हम बात कर रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्सेस की। तो ग्राफ के हेल्प से अगर हम इसको समझे, प्राइमरी रेस्पॉन्स फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ एंटीजन, फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ एंटीजन टू आवर बॉडी, जिसके रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा हमारा इम्यून सिस्टम। तो जो प्राइमरी रेस्पॉन्स है, एज यू कैन सी हियर, उसकी इंटेंसिटी कम है, एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन कम है, टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, सो इट इज लो एफिनिटी टू देयर एंटीजन्स। पीक कब आती है? 7 से 10 दिन में, प्राइमरी रेस्पॉन्स में, प्राइमरी रेस्पॉन्स में। ठीक है जी, वीकर होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी रेस्पॉन्स, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। प्राइमरी कॉन्टैक्ट है एंटीजन का, लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें सेकेंडरी रेस्पॉन्स के साथ, तो ये एग्रीगेटेड है, स्ट्रोंगर है, हायर एफिनिटी है इसकी, एंड टेक्स लेस टाइम। तो सेम एंटीजन अगर दोबारा से आता है, सेकेंड एनकाउंटर होता है, इट इज क्विकर एंड मोर पावरफुल। नाउ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, हमने बात कर ली थी ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की, लेकिन जो टाइप है सेल्स की वो कौन सी है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इनको हम किलर टी सेल्स भी कहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज किलर टी सेल्स। तो क्या करेंगे? अटैक सेल्स इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया और कोई भी माइक्रोब या एंटीजन इन्फेक्टेड सेल्स। टी सेल्स हेल्प करती है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में, और बी सेल्स और इनेट इम्यूनिटी रेस्पॉन्सेस के बीच में एक कनेक्टर का काम करती है। तो किलर का काम ही क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन करना। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है, तो इस तरह से ये अटैक करती है। हेल्पर काम एक्टिवेट करती है बाकी टी सेल्स और बी सेल्स को, साइटोकाइनिन या सिग्नलिंग सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करती है, रेगुलेट करती है। मेमोरी टी सेल्स क्या करेंगे? एक बार एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो गया तो क्या करेंगे? उसको रिमेंबर करेंगे, उसको याद रखेंगे, जिससे कि सेकंड एनकाउंटर के टाइम पे वो क्विक रेस्पॉन्स हो सके। तो टी सेल्स क्या करती हैं? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या कैंसर सेल्स के। ये कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? दे आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, मैच्योर कहाँ होंगी? थाइमस में। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स डिस्ट्रॉय नॉन सेल्फ प्रोटीन फ्रॉम बियरिंग सेल्स को, और साइटोकाइनिन सिक्रीट करती हैं जो कंट्रोल करता है हमारे
इम्यून रेस्पॉन्स। तो ये ओवरऑल व्यू आप देख सकते हैं। इम्यून सिस्टम में एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी है, बाय बर्थ है, फिजिकल बैरियर्स हैं इसमें, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं इसमें, सेलुलर बैरियर्स हैं और साइटोकाइनिन बैरियर्स हैं। ठीक है? ब्लड बोर्न अगर है तो इसमें कॉम्प्लीमेंट कैस्केड होता है और फैगोसाइटिक फंक्शन होता है। एक्वायर्ड में टी सेल्स जिसको हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं और बी सेल मेडिएटेड इसको ह्यूमोरल, नॉट इमोरल, इट इज ह्यूमोरल, ह्यूमोरल, मेनली ह्यूमोरल वर्ड यूज किया जाता है। तो टी सेल रिलीज हो जाती हैं और ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं, अपना अपना काम करती हैं, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ऊपर काम करती है। अब बात आती है बेटा कि भाई इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम बैलेंस डाइट ले सकते हैं, योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, हमारी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? उसके अलावा हम कर सकते हैं बच्चों वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत सिंपल है, इजीली आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो, वैक्सीनेशन एक तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी इंड्यूस करते हैं टू स्पेसिफिक पैथोजन, अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजेंस। ठीक है? क्या होता है वैक्सीन? ये वीक और एट्यूनेटेड, एट्यूनेटेड का मतलब आप समझ सकते हैं अधमरा, कि उसमें डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल है, तो जैसे हमारी बॉडी में एंटर करेगा उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है ना? तो एंटीजन है जो ट्रिगर नहीं कर सकता डिजीज को। ठीक? तो ये पर्पसली इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो एक्टिवेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। वैक्सीनेशन एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी होगी। ठीक है? क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। अब एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट वो साइट्स होती हैं जहां पे इम्यून रेस्पॉन्स बूस्ट किया जाता है, बूस्ट होता है। तो कैसे काम करते हैं ये? कितने तरह की होती हैं ये? जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, चाहे वो हम इम्यूनाइजेशन की बात करें, चाहे हम वैक्सीनेशन की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। वैक्सीन क्या करेगी? वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन जनरेट टी सेल्स एंड बी सेल्स, जो रिकॉग्नाइज करती हैं पैथोजन को वेरी फास्टली, क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर देंगी बाय लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है? तो व्हेन एक्सपोज टू एक्चुअल पैथोजेंस, मेमोरी सेल ट्रिगर करती है मोर पोटेंट सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, तो जिसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होंगे और डिजीज के सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों मेरे, बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा हो गया हमारा इम्यूनाइजेशन। दूसरा क्या हो गया वैक्सीनेशन के बाद? इम्यूनाइजेशन। क्या फर्क है? ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज। तो ये क्या प्रोवाइड करती हैं? पैसिव इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि हमने पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज डेवलप कर दी, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है? तो कुछ फैटल इन्फेक्शन है, जैसे टिटनस है, स्नेक बाइट है, तो वहां पे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर गिवन, या हम कह सकते हैं एंटीटॉक्सिन्स, टॉक्सिन के अगेंस्ट काम करने वाला एंटीटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड। कि एक ऐसी प्रिपरेशन जिसमें एंटीबॉडीज है, ठीक है, वो इंजेक्ट कर दी जाती है इनटू पेशेंट, तो जिससे उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है बेटा? चलो, अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप की। हमने बात करी थी एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, जैसे वैक्सीनेशन है। पैसिव जिसमें इम्यून सिस्टम डायरेक्टली एक्टिवेट ना हो, जैसे इम्यूनाइजेशन। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? नेचुरली डेवलप होती है जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, उसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन। अब उसको हम वैक्सीन के थ्रू भी डेवलप करवा सकते हैं, और ये डिपेंड करता है मेमोरी बी सेल्स पे और टी सेल्स पे। अब ये दोनों तरह का हो सकता है, नेचुरली एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, और उसमें भी एक्टिव एंड पैसिव।
एक्टिव एंड पैसिव, क्या फर्क है दोनों में, किस तरह से ये काम करता है बताओ। नेचुरली एक्टिव, नेचुरली एक्टिव का मतलब कि इन्फेक्शन हुआ, कॉन्टेक्ट हुआ पैथोजन के साथ और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, नेचुरली एक्टिव हो गया इम्यून सिस्टम। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड क्या हो गया, आर्टिफिशियली एक्टिव क्या हो गया कि वैक्सीन दी हमने पर्पसली, जो वीकर और एट्यूनेटेड फॉर्म है, मैंने बताया था ना अधमरा है जो डिजीज कोज नहीं कर सकता, तो वीकर फॉर्म में जब एंटीजन गया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, ठीक है ना, और वो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देगी। तो नेचुरली एक्टिव एंड आर्टिफिशियली एक्टिव कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है। अब पैसिव इम्यूनिटी कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो एंटीबॉडीज हैं, जो हमने किस में किया, इम्यूनाइजेशन में किया, वो दे दी जाती हैं, जिससे इम्यून रेस्पॉन्स शुरू हो जाते हैं, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक, एक्वायर्ड पैसिव हमने बात करी थी जो मदर से फीटस में जाती है, कोलोस्ट्रम मदर के मिल्क में जो होती है, ठीक है, प्लेसेंटा को जो क्रॉस कर सकती हैं, कौन सी एंटीबॉडीज हैं, आईजीजी, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। तो यहां से आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हो, देखिए एक्टिव पैसिव, एक्टिव में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है, तो इन्फेक्शन हुआ, नेचुरली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, वैक्सीन दी, वीकर फॉर्म दी, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। पैसिव में क्या किया, मदर की बॉडी से बच्चे में आ गई, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जो एंटीबॉडीज थी वो इंट्रोड्यूस करवा दी, बात समझ में आ गई। चलो जी, एलर्जी, ओवर रिएक्शन, या बहुत स्पेसिफिकली बताऊं मैं आपको तो एग्जेग्रेटेड, एग्जेग्रेटेड रेस्पॉन्स है, किसका, रेस्पॉन्स ऑफ आर इम्यून सिस्टम। क्यों एग्जेग्रेटेड हो रहे हैं भैया, टू सम एंटीजेंस इन एनवायरमेंट। अब वो एंटीजेंस जो है पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में हो सकते हैं, वो डस्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एलर्जेंस। मतलब वो सब्सटेंसेस जो एलर्जी कोज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलर्जेंस। ठीक, ये इमिडिएटली होते हैं आफ्टर सेकेंड कॉन्टेक्ट विद एलर्जी। ठीक है जी, अब सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जी के, सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जी के, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। कोज क्या है, जो एलर्जिक रेस्पॉन्स है उसका कोज क्या है बेटा, एनी आइडिया, एनी आइडिया, कि हमारी बॉडी में जो मास्ट सेल्स हैं, मास्ट सेल्स दो चीजें प्रोड्यूस करती हैं, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन आर प्रोड्यूस बाय मास्ट सेल्स, ठीक है। वो एलर्जिक रेस्पॉन्सेज को स्टार्ट करते हैं। अब व्हाट इज द कॉज ऑफ एलर्जी कैसे पता चले तो पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है विद वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस, और उसके रिएक्शन को स्टडी किया जाता है ना, तो जिसके साथ वो एग्रीगेटेड रेस्पॉन्स शो करेंगे वो पर्टिकुलर एंटीजन है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, एड्रेनलिन, स्टीरॉइड्स की डोजेस दी जाए, ठीक, ठीक है जी, दे दो, हमें क्या प्रॉब्लम है। एक वर्ड होता है ऑटो इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी तो आपको पता है, व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो का मतलब तो सेल्फ होता है कि सेल्फ इम्यूनिटी तो फायदेमंद चीज होगी, नहीं। देखो जो हायर ऑर्गेनिजम्स है ना, उसमें क्या होती है, इम्यून सिस्टम की प्रॉपर्टी मेमोरी, कि सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में एंटीजन और एंटीबॉडी का डिफरेंस उसको पता है ना, कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं वो एंटीजन है, लेकिन सम टाइम ड्यू टू जेनेटिक या कुछ अननोन रीजंस की वजह से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी अटैक करना शुरू कर देती है खुद की सेल्स को, जिससे डैमेज होना शुरू हो जाता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी, एंड डिजीज प्रोड्यूस आर नोन एज ऑटो इम्यून डिजीजेस।
और ऑटोइम्यून डिजीज का सबसे बढ़िया एग्जांपल इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ एग्जांपल ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज. ठीक है. यहाँ तो कोई समस्या. उसके बाद बात करते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, जहां पे हेल्पर टी सेल्स का नंबर कम हो जाता है. ठीक है. जिससे नेचुरल डिफेंस है बॉडी का अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन वो वीक पड़ जाता है. 1981 में मॉन्टेगर ने सबसे पहले एड्स के वायरस को डिस्कवर किया और उसको नाम दिया लिम्फाडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, LAV. ठीक है. इंडिया में चेन्नई में सबसे पहले इसको डिटेक्ट किया गया था. क्या होता है इसमें, किस तरह से काम करता है? देखो, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय HIV, सबको पता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ठीक है जी. इट इज ए RNA वायरस, ये भी आपको पता है. यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ. एड्स का जो जीनोम है, जो HIV का जो जीनोम है, सॉरी, HIV का जो जीनोम है, इट इज एनक्लोज इन एन एनवलप. कि एक एनवलप है, एक कोटिंग है, उसके अंदर ये जीनोम प्रेजेंट होता है. ठीक है जी. और यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ओके. तो ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि एक ऐसा वायरस है जो जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल है, हेल्पर टी सेल्स को अटैक करता है. अब जो हेल्पर टी सेल्स हैं हमें बचाती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं. अब जो बचाने वाला है उसी पे अटैक हो गया तो बचाएगा कौन? इसलिए वायर जो एड्स है उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है. इवन माइनर इन्फेक्शन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हील. जो ये एनवलप की मैं बात बता रहा था आपको, ये वो एनवलप है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है. ठीक है. ये डायमीटर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है जहां पे 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम के साथ. ये 2 स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं, 2 स्ट्रैंड्स. ठीक है. चलिए, अब एंट्री कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. देखो, NCERT के डायग्राम से समझता हूँ कि मोड ऑफ इन्फेक्शन या एक्शन ऑफ HIV. अब देखो क्या हो रहा है, देखो बड़ा ध्यान से सुनना बेटा, कि वायरस है एंटर करता है मैक्रोफाज में. वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफाज. कि वायरस एंटर हुआ बॉडी में और बॉडी में एंटर होने के बाद मैक्रोफाज में चला गया. ठीक है जी. अब जो वायरल RNA है उसका जीनोम रेप्लिकेट करेगा. सेल में एंटर हो गया, रेप्लिकेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. इसका देखो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल अंदर गया, कोट बाहर रह जाता है. ठीक है. अब मैक्रोफाज क्या करते हैं, माइक्रोफाज क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे वायरस पार्टिकल. तो माइक्रोफाज एक्ट्स एज HIV फैक्ट्री. इट एक्ट्स एज HIV फैक्ट्री. ये वायरस एंटर करेगा हेल्पर टी सेल्स में, जहां पे वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा और प्रोड्यूस करेगा बहुत सारे अपने जैसे और वायरस, वायरल प्रोजेनी, और ब्लड सेल्स में एंटर करवा देगा. ठीक है. तो इसकी वजह से जो नंबर है हेल्पर टी सेल्स का वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और पर्सन स्टार्ट टू सफर फ्रॉम डायरिया, फीवर, वेट लॉस. और जब बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है हेल्पर टी सेल्स का नंबर, तो इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई और पर्सन कैन नॉट प्रोड्यूस एनी इम्यून रेस्पॉन्स. ठीक है जी. तो वायरल DNA प्रोड्यूस हुआ विद हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. ये एंटर कर जाता है, इट एंटर्स इनटू द होस्ट जीनोम और नया वायरल DNA प्रोड्यूस हो गया इन्फेक्टेड सेल से. वो अपने क्लोन्स बना लेता है, अपनी कॉपीज बना देता है जो दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है. तो मैक्रोफाज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे. क्या हुआ, वायरस बॉडी में एंटर हुआ, बॉडी से मैक्रोफाज में चला गया. मैक्रोफाज HIV फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है. वायरल DNA होस्ट के DNA में जाके और वायरस पार्टिकल्स बनाना शुरू कर देता है. ये वायरस पार्टिकल फर्दर टी हेल्पर सेल्स में एंटर कर जाएंगे और वहां पे रेप्लिकेट करेंगे, वहां पे अपना नंबर बढ़ाएंगे, उस पर अटैक करना शुरू कर देंगे. तो हेल्पर टी सेल्स का नंबर तो कम होता चला जाएगा
और उसकी वजह से इम्यूनिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये पॉसिबल है कि इन्फेक्टेड ब्लड से या ब्लड प्रोडक्ट से चला जाता है, कंटामिनेटेड सिरिंजेस और नीडल से ट्रांसमिट हो सकता है, कंटामिनेटेड रेजर से, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के, पॉलीगैमी को इसलिए अवॉइड करना चाहिए, इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में थ्रू प्लेसेंटा, ये पॉसिबल वेज है ट्रांसमिशन के। लेकिन इंसेक्ट बाइट से, शेकिंग हैंड से, शेयरिंग से, कफिंग स्नीजिंग से, शेयरिंग यूटेंसिल्स, यूटिलिटीज, स्विमिंग पूल और टॉयलेट से नहीं स्प्रेड होता। इंक्यूबेशन पीरियड 6 मंथ से 10 ईयर तक का हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि एंट्री से लेकर और फर्स्ट सिम्टम जब अपीयर होते हैं उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। तो इनिशियली फीवर, नोजिया, हेडेक होता है और उसके बाद जब हेल्पर टी सेल्स का नंबर बहुत कम हो जाता है, इवन माइनर इन्फेक्शन टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू हील। डायग्नोसिस में एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, जिसको हम एलाइजा कहते हैं, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट कोई क्योर नहीं है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ ड्रग्स हैं जैसे डिडोविडिन या एजीटी। एजीटी फर्स्ट ड्रग थी जिसको यूज किया गया था, ड्रग ऑफ चॉइस भी इसको कहा जाता है। लेकिन एड्स के केस में एक वर्ड यूज किया जाता है बेटा, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस, कि प्रॉपर नॉलेज के एब्सेंस में लोग मर जाते हैं। तो प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? एजुकेशन प्रोवाइड की जाए लोगों को इसके बारे में, ठीक है। 1 दिसंबर इज वर्ल्ड एड्स डे, तो उस दिन लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट होना चाहिए, ब्लड डोनर्स का, सीमन डोनर्स का, ऑर्गन ट्रांसप्लांट डोनर्स का, या प्रेग्नेंट फीमेल का, जिससे फीटस में ना वो ना ट्रांसमिट हो। एंड इट इज ऑलवेज सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, है ना। तो ब्लड बैंक को सेफ रखा जाए एचआईवी इन्फेक्शन से, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम किया जाए, ड्रग अब्यूज को रोका जाए, पॉलीगैमी को मिनिमाइज किया जाए। तो इस फील्ड में एनएसीओ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1991 में बनाया गया था, इट इज वर्किंग इन दिस फील्ड। एंड रेड रिबन उसका सिंबल है, रेड रिबन इज सिंबल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं कैंसर, एक दूसरी सीरियस प्रॉब्लम, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर, याद रहेगा। एबनॉर्मल एंड कंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। नॉर्मल सेल से वो कैसे डिफरेंट होती है? नॉर्मल सेल्स में एक प्रोसेस, एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन की। मान लीजिए एक सेल है, ये दूसरी सेल है, जैसे ये कॉन्टैक्ट में आएंगे, ये ओवरलैप नहीं करेंगे, अपनी ग्रोथ को कन्फाइंड कर लेंगे, दूसरे के एरिया में एंटर नहीं करेंगे। लेकिन जो कैंसरस सेल्स हैं, दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन, तो वो इस तरह से एक दूसरे के एरिया में एंटर कर जाते हैं। तो दे लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। अब बहुत सारा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है। देखिए सबसे पहले क्या है कि कोई भी म्यूटेशन अराइज होता है और वन सेल, जो ग्रीन वाली सेल्स है, उसमें ट्यूमर बनना शुरू हो गया। जो पर्पल वाला पार्ट है, ट्यूमर इज एट इट्स प्लेस, म्यूटेट फर्दर। अब सेल में एबिलिटी आ गई टू लूज द पावर ऑफ इनिबिशन, और वो ट्रिगर हो जाती है प्रोसेस बाय प्रोटीज एंजाइम्स। अब सेल्स में एक और प्रॉपर्टी डेवलप होगी, कोई लिम्फेटिक और ब्लड वेसल्स को इन्वेट करना शुरू कर देते हैं और ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। इसमें प्रॉपर्टी आती है मेटास्टेटिस की। क्या होता है अभी बताता हूँ। देखिए दो टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, जिसको हम कहते हैं ना फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, इनिशियल स्टेज, कि सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो कर रही हैं, लेकिन दे आर नॉट स्प्रेडिंग, दे आर कन्फाइंड टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो कम डैमेज होता है। इस स्टेज पे इसको कंट्रोल करना इजी है। दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर, कि जो न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं, ट्यूमर सेल्स हैं, वो रैपिडली ग्रो करती हैं, दूसरी सेल्स को इन्वेड करके उन्होंने डैमेज कोज करना शुरू कर दिया, नॉर्मल टिश्यूज को डैमेज करना शुरू करते हैं। तो एक्टिव डिवीजन और ग्रोथ की वजह से वो वहां से न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देती है और देन दे स्टार्ट टू माइग्रेट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, वन ऑर्गन टू अनदर। तो जब उसमें प्रॉपर्टी आ जाती है ट्रांसफर होने की, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेटिस।
दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट। तो बहुत सारे व्हाट यू से फैक्टर्स हैं जो कॉज करते हैं कैंसर को। वो सारे सब्सटेंसेस जो कैंसर कॉज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्सिनोजेंस। अब बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूवी रेज हैं या एक्स रेज हैं। केमिकल सब्सटेंसेस कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, जैसे सिगरेट्स हैं, आर्सेनिक जैसे केमिकल्स हैं, कॉस्मेटिक्स या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, या वायरसेस हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या हेलियोबैक्टर पाइलोरी जैसे बैक्टीरिया सेल्स हैं। तो बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है। अब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर। सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है, लिम्फोमा लिम्फेटिक टिश्यू का है, कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर कहते हैं, मायोलोमा लिम्फेटिक। पैप टेस्ट होता है किसके लिए? चलो बताओ तो, आप में से किसी को पता है? ब्रेस्ट कैंसर। आगे बात करें। आप देखिए, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। अर्ली डिटेक्शन की मैलिग्नेंट और कौन से दो टाइप के मैंने कौन से बताया आपको अभी? बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन स्टेज पर अगर डिटेक्शन हो जाए तो ट्रीटमेंट इजी हो जाता है। एक बार वो मैलिग्नेंट स्टेज में चला गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बायोप्सी करवाया जाता है कि जो सस्पेक्टेड टिश्यू है वहां से एक छोटा सा पीस ले लिया, उसकी स्टेनिंग करके एग्जामिन किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज के लिए। उससे उसको पता लगाया जा सकता है कि वहां पे अनकंट्रोल्ड नहीं वो ग्रोथ तो नहीं है। रेडियोग्राफी कर सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड टोपोग्राफी कर सकते हैं, यहाँ पे 3D इमेजेस बनाई जाती हैं इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको एमआरआई कहते हैं, यहाँ पे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया जाता है टू डिटेक्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यूज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज की जा सकती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज की जा सकती हैं अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। ठीक है ना बेटा? तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। अब ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर ऑन्कोजीन्स। कैंसर कोजिंग जीन्स आर नोन एज ऑन्कोजीन्स, और ये जीन्स हमेशा हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। अब ये फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल रीजन से एक्टिवेट हो जाते हैं और ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैंसर कोजिंग जीन्स में हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। आजकल इन तीनों का यूज किया जाता है। और एक सर्जरी भी की जाती है, सर्जरी भी की जाती है कि जो ट्यूमर वाला पार्ट है उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, जिससे फर्दर स्प्रेड ना हो। रेडियोथेरेपी में क्या किया जाएगा? जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको लीथली इरिडेटेड किया जाता है रेडिएशन से, जिससे नॉर्मल सेल्स प्रोटेक्ट हो सके जो आसपास की। कीमोथेरेपी में ड्रग्स यूज की जाती हैं टू किल कैंसर सेल्स, बट उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, एनीमिया हो जाता है, हेयर लॉसेस हो जाते हैं। एंड इम्यूनोथेरेपी में बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स, जिनको एंटीफेरॉन्स कहा जाता है, जो एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को, वो हेल्प करते हैं ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में। तो ये पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं फॉर कैंसर। उसके बाद आता है ड्रग्स। ये एक मेजर प्रॉब्लम है नाउडेज इन एडल्ट। तो ए ड्रग कि अगर हम प्रिस्क्राइब अमाउंट से रेगुलर यूज कर रहे हैं किसी भी ड्रग का, देन इट इज नोन एज अब्यूज। अब इसमें अल्कोहल भी आ जाता है, इसमें कैफीन भी आ जाता है, इसमें निकोटीन भी आ जाता है। तो हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना, उसके एडवाइस के बिना खुद से अगर किसी ड्रग को एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी से ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो हमारे फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ को वो हार्म करना शुरू कर देता है। वो मूड को, बिहेवियर को और पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है। तो देन इट इज नोन एज ड्रग अब्यूज मेनली। तो 4 तरह का अब्यूज है जो आपके सिलेबस में। ओपोइड्स, these are the drugs which binds to specific opioid receptors, opioid receptors। अब ये opioid receptors कहाँ प्रेजेंट है? इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हेरोइन, जिसको स्मैक भी कहते हैं। they are obtained from poppy plant, Papaver somniferum। हेरोइन इज obtained from morphine। मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन करेंगे, एसिटाइलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हेरोइन मिलेगा। ये व्हाइट ओडरलेस बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। ठीक है ना? तो जो लेटेक्स है पोपी प्लांट का, लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट
पेपरमिन सोमिनिफेरम, वहां से मिलता है। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट का मतलब विच स्लो डाउन द बॉडी फंक्शंस। मॉर्फिन, मॉर्फिन इज सिडेटिव, सिडेटिव का मतलब क्या होता है, पेन किलर है, तो जिनको सर्जरी हो जाती है उनके लिए यूज की जाती है। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। दूसरे हैं कैनाबिनॉइड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, हेम्प प्लांट से जिनको ऑब्टेन किया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट, ठीक है बेटा। ये क्या करते हैं, ये एक्ट ऑन रिसेप्टर्स इन ब्रेन, ब्रेन में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनके ऊपर ही एक्ट करते हैं। अब इसके सारे के सारे पार्ट, इसके लीफ भी यूज की जाती है, इसका फ्लावर टॉप भी यूज किया जाता है, इसका रेजिन भी यूज किया जाता है, सारे के सारे पार्ट यूज किए जाते हैं। तो इससे क्या क्या मिलता है, इसके अभी बाद में बात करेंगे। इससे मिलता है हशीश, इससे मिलता है चरस, मैरिजुआना, गांजा, ये सारी चीजें मिलती हैं। ये इनहेल की जा सकती है, इंजेस्ट की जा सकती है ओरली। ये ड्रग्स हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करती है, ठीक है। और तीसरा है कोका एल्कलॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। कोका एल्कलॉइड्स या जिसको हम कोकेन कहते हैं, दे हैव स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस, स्टिमुलेटिंग एक्शन होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोकेन इज कॉमनली नोन एज क्रैक, या इसको कोक कहा जाता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ लीव्स ऑफ अफ्रीकन प्लांट रेथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका से इसको ऑब्टेन किया जाता है। स्नीफिंग या स्नोटिंग के थ्रू यूज किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है, इट इंटरफेयर्स विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे डोपामीन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये उसके साथ इंटरफेयर करता है। और एक और ग्रुप है हेलुसिनोजेंस, हेलुसिनोजेंस साइकेडेलिक ड्रग्स हैं। साइकेडेलिक ड्रग क्या होती है, आप में से किसी को पता है तो बताओ। These are obtained from Atropa belladonna. They are obtained from Atropa belladonna या धतूरा स्पीशीज। ये थॉट्स को, फीलिंग्स को, परसेप्शन को अफेक्ट करती है। तो इसमें आ जाते हैं आपके बारबिटूरेट्स, एम्फेटामिन्स, ठीक। तो ओपोइड्स, मॉर्फिन, कोडेन, हेरोइन वाले सारे आ गए। ये डिप्रेसेंट हैं, नेक्रोटिक हैं, एनाल्जेसिक हैं जो पेन रिलीव करने में हेल्प करते हैं, सिडेटिव्स हैं, स्लीप को इंड्यूस करते हैं। कैनाबियोइड्स, मारिजुआना, चरस, गांजा इसमें आ जाते हैं जो ब्रेन रिसेप्टर्स को इफेक्ट। साइको एक्टिव ड्रग्स हैं, अलर्ट करते हैं ब्रेन फंक्शंस को। फीलिंग ऑफ वेलबींग, यूफोरिया देते हैं। डे ड्रीमिंग, हेलुसिनोजेंस देते हैं। कोका एल्कलॉइड्स जिसमें कोकेन या कोक आ जाता है, मैंने आप ऑलरेडी बताया, हाइपर एक्टिविटी आ जाती है। टोबैको, टोबैको बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें निकोटीन सबसे मेन है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एल्कलॉइड्स होते हैं। तो ऑब्टेन फ्रॉम टोबैको प्लांट, स्मोक, च्यू कर सकते हैं, स्निफ भी किया जाता है। ये लंग कैंसर का मेन कॉज है। अच्छा, एक वो वर्ड आया था साइकोडेलिक, साइकेडेलिक ड्रग्स क्या होते हैं, आपने तो बताया नहीं। साइकोडेलिक ड्रग्स क्या होते हैं, ऐसी ड्रग जो किसी का बिहेवियर चेंज करें, थॉट चेंज कर दें, जैसे एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलेमाइड, सिलोसाइबिन, ठीक है। ये साइकोडेलिक ड्रग्स कहलाती है। निकोटीन टोबैको प्लांट से मिलता है, ये डोपामिन रिलीज करवाता है न्यूरॉन से, जिससे डिपेंडेंस बढ़ जाती है, ठीक है। इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। लेकिन विड्रॉल सिम्टम्स बहुत खतरनाक होते हैं, हेडेक, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, वेट लॉस हो जाता है, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। ये सारे इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं। नाउ
एडोसेंट एंड ड्रग या अल्कोहल अब्यूज, ये क्या है? ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है डिप्रेसेंट, जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। कामिंग, एक ड्राउजी, एक नींद आती है। बॉडी आई का कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाता है। तो क्या होता है? सी एंड देखना और हियर, दोनों का कोऑर्डिनेशन अलग हो जाता है। चीज दिख रही है लेकिन रेस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है, इट रिजल्ट्स इन एक्सीडेंट्स। तो जो एडल्सेंट्स हैं 12 टू 18 ईयर्स एज की, उनके लिए ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है। सो और जो हमारे रोल मॉडल्स हैं उनको देख के बच्चे बड़ा मतलब फैसिनेटिंग फील करते हैं, तो उनकी वजह से वो अब्यूज करने लगते हैं। ठीक है ना? तो दो वर्ड में और बता देता हूँ आपको। एक होता है एडिक्शन, एक होता है डिपेंडेंस। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, दोनों में फर्क है। एडिक्शन क्या है? कि साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो गया। साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, किसका? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ सर्टेन इफेक्ट्स, जैसे उसको यूज करके यूफोरिया, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, कि भाई इसको लेने के बाद तो मैं, मेरे सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ठीक है ना? तो उसका जो यूज है वो करने लगता है। एक होता है डिपेंडेंस, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की स्टेट है। टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट आ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है बेटा? तो उससे क्या हो जाता है कि रेगुलर डोज जो है वो बढ़ती चली जाती है। वो कहते हैं ना, लिमिट बढ़ती चली जाती है। आज एक पैक लिया है, कल 2 लेगा, फिर हाफ बोतल, फिर फुल बोतल, एंड दिस कंटिन्यूज। तो जब डिपेंडेंस बढ़ जाती है तो विड्रॉल सिम्टम्स बड़े खतरनाक हो जाते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स बड़े सीरियस हो जाते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग जरूरी हो जाती है। सपोर्ट ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स बहुत, क्योंकि जो जब ड्रग अब्यूज करने लगता है तो आइसोलेटेड फील करता है बच्चा, फैमिली से, फ्रेंड से। बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है, रेकलेस हो जाता है, वेंडलिज्म आ जाता है, वायलेंट हो जाता है ना? तो इस तरह के सिम्टम्स में दिखाई देने लगते हैं। साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो प्रिवेंशन में क्या है? प्रॉपर काउंसलिंग, पेरेंट्स और टीचर्स, फैमिली मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन। पेरेंट्स के लिए कुछ वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, तो लुक फॉर दो डेंजर सिग्नल्स कि बच्चा कहीं आइसोलेटेड तो नहीं रहने लग गया, बच्चे की आईज रेडिश तो नहीं रहने लगी, इंसोम्निया तो नहीं हो रहा, एकदम से वेट लॉस तो नहीं हो रहा, एग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं हो गया है। तो और अगर बच्चे को भी अगर लगता है कि ही इज गेटिंग एडिक्टेड या डिपेंडेंस हो रही है, तो यू शुड आस्क फॉर हेल्प। पेरेंट्स से, टीचर से, फ्रेंड्स को बताएं, प्रॉपर काउंसलिंग हो सकती है। तो उस वजह से बच्चे को हम बचा सकते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग योर चैप्टर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई इवर्ट है, कोई समस्या है, तो क्या करना है? यस, आपके स्टडी डेस्टिनेशन के बायोनीति एनर्जी के कमेंट सेक्शन में आना है। और अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो वही करना है।